गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा हम यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, जो आज हम करेंगे जर्नल रिलेटेड टू जीएसटी एंड टीडीएस। ये मैं आपको पिछले क्लास में ही कराने वाला था, बट वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसीलिए मैंने उसको एडिट कर दिया। तो इस अभी देखते हैं इसको। आज हम यही दो चीज़ करेंगे, एक जीएसटी और एक टीडीएस। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज जो होती हैं। अगर टाइम बचा तो मैं आपको गुड्स लॉस्ट बाय फायर का भी कराऊंगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा। तो ये हमारा जर्नल का तीसरा क्लास है। अब देखते हैं आगे। तो नॉर्मली अगर आपको पता हो तो हमारे यहाँ पे दो टैक्स चलता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जितना आपने कमाया उस पे टैक्स लगेगा, आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है, आपको डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ेगा उस टैक्स का। तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे एक हुआ इनकम टैक्स, दूसरा हुआ वेल्थ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के ये एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें आते हैं जो इनडायरेक्टली आप पे लेवी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेमेंट नहीं करोगे डायरेक्टली गवर्नमेंट को, लेकिन आपके ही थ्रू वो जाएगा, लिया जाएगा वो आपसे ही, बट आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से इन्वॉल्व नहीं होगे उसके पेमेंट के मामले में। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जीएसटी, पहले था वैट, अभी नहीं रहा, आज के टाइम में ये नहीं रहा। अभी आज के टाइम में सबसे फेमस है जीएसटी। ठीक है, चलिए। डायरेक्ट टैक्स में आता है, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इस पे हम बात नहीं करेंगे। वेल्थ टैक्स पे हम बात करेंगे। इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स पे आप लोग देखते होंगे, अगर आपके पापा सैलरीड पर्सन है या कोई बिजनेस करते हैं तो वो हर साल मार्च के बाद अप्रैल टू जुलाई, इन 4-5 महीनों के बीच में इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईटीआर। इसमें वो जनरली या तो कुछ टैक्स पेमेंट करते होंगे या फिर रिफंड के लिए रेज करते होंगे रिक्वेस्ट, रिफंड लेते होंगे। अब ये रिफंड कहां से आता है? तो अगर आपके फैमिली में कोई सैलरीड पर्सन है जिनका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, एनुअल सैलरी जिनकी 5 लाख से ज्यादा है, तो उनका मंथली कटता होगा टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इतने डीप में हमें जाना नहीं है, बट मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूं जो जनरली जीएसटी और टीडीएस होता क्या है। इनका कटता होगा टीडीएस, और वही टीडीएस के बेसिस पे ये लोग रिटर्न फाइल करते होंगे, आईटीआर फाइल करते होंगे। तो उसमें उनका बनता होगा जो आपका टोटल इनकम टैक्स इतना बनता है, आईटी पेएबल इतना बनता है, टीडीएस के रूप में आपने इतना पेमेंट कर दिया, तो आपको या तो और पेमेंट करना है या फिर आपको रिफंड मिलेगा, या फिर आपका पूरा बैलेंस क्लियर है। जितना आपको पेमेंट करना था, इनकम टैक्स पेबल था, उतना टीडीएस आपका कट गया है, तो आपको ना पेमेंट करना है ना रिफंड मिलेगा। तो 3 केसेस आ सकते हैं। पहला, या तो आपको और पेमेंट करना पड़ेगा ओवर एंड अबव द टीडीएस। दूसरा, या तो आपको रिफंड मिलेगा। तीसरा, या आपका बैलेंस क्लियर, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट आईटीआर भरना पड़ेगा उन लोगों को जिनकी भी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है। इतना बात समझ में आ गया? यहां पे क्या होता है, सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए ही नहीं होता ये इनकम टैक्स रिटर्न या टीडीएस, ये बिजनेसमैन के लिए भी होता है, बिजनेस के लिए भी होता है। हर एक आदमी जो कमा रहा है उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है। डिपेंड करता है वो कितना कमा रहा है, उस हिसाब से वो उसको उस पर लेवी करना है या नहीं करना है, बट हर एक के लिए है। ये बात क्लियर हो गई? जीएसटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स है। दैट मीन्स, आप जीएसटी का फुल फॉर्म समझ लो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स साफ बता रहा है आपके इनकम के ऊपर लगेगा।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या बोल रहा है, ये गुड्स और सर्विस के ऊपर लगने वाला टैक्स है। टैक्स का मतलब होता है कर, जो हम गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट उसी टैक्स से हमारे सोशल स्कीम चलाते हैं। गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू क्या है, टैक्स है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, वो टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगे। गुड्स एंड सर्विसेज पे कैसे लगे, जनरली ये इनकम बेस्ड टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जिसका इनकम हुआ उससे लो। और ये जीएसटी क्या होता है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है। मतलब जिसने कंज्यूम किया उस सामान को या सर्विस को, उससे लो। बट डायरेक्टली तो ले नहीं सकते, हमारा हर एक का जीएसटीएन नंबर तो होगा नहीं, ना मेरा है ना आपका होगा। हो सकता है आप में से किसी का हो, बट सबका तो नहीं रहता। तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती क्या है, जो ये फेज के तरीके से लेंगे हम, इनडायरेक्टली लेंगे कंज्यूमर से ही। बट कंज्यूमर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा मैन्युफैक्चरर को, और उस हिसाब से जिस जिसके पास जीएसटी नंबर होगा हम उससे वो कलेक्ट कर लेंगे। तो देखते हैं, आपके मेरे हिसाब से पूरा ओवरव्यू खत्म हो चुका है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, जो इनकम टैक्स इज रिलेटेड टू इनकम एंड इज अ डायरेक्ट टैक्स। वो डायरेक्टली जो इनकम कर रहा है उस पे लेवी होता है, उसी को भरना है, उसी को आईटीआर भी फिल करनी है। बट जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जरूरी नहीं जो एंड कंज्यूमर हो वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट करे, जेब से उसी के जाएगा, एंड कंज्यूमर के ही जेब से जाएगा सारा पैसा। बट डायरेक्टली वही गवर्नमेंट को पे करे, दैट्स नॉट नेसेसरी। ओके, देखते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स से रिलेटेड देखते हैं। इनकम टैक्स में एक रूल है, एक सेक्शन है जिसमें बोलता है अगर आप कुछ परचेज करते हो, परचेज इन द सेंस अगर आप फिक्स्ड एसेट्स का परचेज करते हो, बिल्डिंग का परचेज करते हो, लैंड का परचेज करते हो, तो उस पे आपको टीडीएस देना पड़ेगा। ओके, द बायर जो होता है उसको टीडीएस देना पड़ेगा सेलर को। ठीक है। दूसरा ये बोलता है अगर आप किसी को रेंट पेमेंट कर रहे हो, आपने जैसे कोई बिल्डिंग लिया रेंट पे बिजनेस चलाने के लिए, रेंट पेमेंट कर रहे हो, तो उस पे आप टीडीएस काट के पेमेंट करोगे उसको रेंट। अब क्या कब काटना है, कैसे काटना है, उस पे बात छोड़ देते, वो बहुत डीप में हो जाएगा। अभी हम जर्नल एंट्री रिलेटेड देखते हैं। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी, चलिए। पहला, रेंट पेड रुपीज 10,000 TDS एट द रेट ऑफ 2%। ये इमेजिनरी है, जरूरी नहीं है जो सेक्शन में यही लिखा हो, मैंने बस इमेजिनरी लिया है। तो अब इसका क्या होगा, इम्प्लीकेशन क्या होगा, किसको रेंट गया है छोड़िए वो, ठीक है। अब देखिए, रेंट पेमेंट किया और 10,000 का, उसमें 2% टीडीएस भी है। तो सबसे पहले टू कैश कितना गया वो अभी छोड़ देते हैं। रेंट गया कितना मेरे हाथ से, 10,000। अब कैश मैं कितना दूंगा, रेंट पेमेंट टीडीएस 2% काटने के बाद ही दूंगा, ये क्लियर रखिएगा। तो कैश मेरा 10,000 से कम जाएगा, तो 10,000 का 2% कितना बनता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन 10,000 का 200 बनता है। 200, हाँ। तो 200 गया क्या, टू टैक्स नहीं, टीडीएस पेएबल कितना, 200 टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कितना जाएगा, 9,800 रिमेनिंग। तो अब ये कैश जिसको जाएगा ना, उसी के पैन नंबर पे हम इसको पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। ये जो टीडीएस पेएबल दिख रहा है यहाँ पे, ये टीडीएस पेएबल जो दिख रहा है, ये गवर्नमेंट को जाएगा, गवर्नमेंट को हम पेमेंट करेंगे और बोलेंगे क्या, ये मैंने इस पर्टिकुलर पैन बेस्ड टैक्स पेयर से काटा है,
अब आप इसके अकाउंट में डाल दो ये टीडीएस, सो दैट वो जब आईटीआर फाइल करे तो उसका टीडीएस डिडक्टेड इतना दिखा हुआ होना चाहिए। ओके, तो अगर हम टीडीएस काट रहे, दैट इज आवर लाइबिलिटी टू पे बैक टू द गवर्नमेंट। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अगर हमने रेंट दिया है तो दूसरी चीज, हम ना मान के चलो हमने बिल्डिंग खरीदा, परचेज्ड बिल्डिंग वर्थ रुपीज 1 लाख, not 10 lakh, and paid TDS rupees 10,000. Just एक imaginary number है, don't go with the base act. ओके, हो सकता है एक्ट में परसेंटेज लिखा हो और परसेंटेज यहां पे नहीं हो, मैंने बस बेसिक्स लिए, इमेजिनरी चीज। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले बिल्डिंग आया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ₹10,00,000। अब यहां पे क्या है, ये देखो, यहां पे ये इनकम थी, इनकम पे 2% लिया गया। ठीक है, ये हमारा इनकम नहीं है, ये हमने खर्च किया है, खर्च पे 2% नहीं है, ये टीडीएस अलग से है। ओके, अगर परसेंटेज में दिया रहता तब मतलब इसी में इंक्लूडेड था, मैंने अलग से दे दिया इसको। यहां पे क्या लिखा जाएगा? टीडीएस रिसीवेबल, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो मेरी, डेबिट 10,000 टू, मेरे हाथ से कैश गया, कैश अकाउंट कितना? 1,10,000। यहां तक क्लियर है? सॉरी, 1,10,000 नहीं, 10,10,000 है ना। एक सेकेंड, 10,10,000, यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पे देखिएगा क्या हो रहा है, मैंने पेमेंट किया, जो भी बिल्डिंग का सेलर था उसको मैंने पेमेंट किया, क्या क्या? बिल्डिंग के लिए 10,00,000 रुपए, बिल्डिंग के लिए 10,00,000 रुपए प्लस टीडीएस के लिए 10,000 रुपए। तो मैंने क्या दिखाया? बिल्डिंग एक असेट है मेरा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टीडीएस रिसीवेबल। ये रिसीवेबल कहां दिखेगा मेरा? गवर्नमेंट के पोर्टल पे जब जाऊंगा, इनकम टैक्स के पोर्टल पे, अपने पैन से जब लॉग इन करूंगा मैं, तो वहां पे दिखाएगा टीडीएस मैंने जमा किया है इतना। अब ये टीडीएस मैंने जमा नहीं किया, बल्कि जो सेलर था उसने जमा किया होगा मेरे पैन पे, जैसे मैंने यहां पे जमा किया था टीडीएस पेएबल, यहां पे जो देख रहे हो, मैंने क्या किया था, जिस बंदे का रेंट था, जिस बंदे को मैंने रेंट दिया था, उसके पैन के अगेंस्ट मैंने क्या किया, गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके ये टीडीएस जमा किया था। तो जो इस बंदे से मैंने टीडीएस काटा, लो आपका ये है। ठीक है, वैसे ही वो बंदा क्या करेगा जिसने बिल्डिंग बेचा है, वो मेरे पैन के अगेंस्ट ये गवर्नमेंट को जमा करेगा। ठीक है, बट मेरे पास तो कैश गया है इतना। ठीक है, अब यहां पे देखना एक चीज, जो गवर्नमेंट, ये जो मैंने बायर को ये जो जमा किया है 10,000 रुपए, तो अब इसमें क्या होगा, बायर दिखाएगा उसको। हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी गवर्नमेंट के पास से कम हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट को मुझे कम देना पड़ेगा पैसा। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? ये एक तरह से हमारा रिडक्शन इन लाइबिलिटी बोल सकते हो, और या फिर बोल सकते हो ये हमारा क्या है, एसेट जनरेशन है। या तो हमें ये रिफंड मिल जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू आईटीआर जब भरेंगे, या फिर अगर रिफंड नहीं भी मिला तो हमारा जो इनकम टैक्स पेएबल बनता है उसमें से इतने का रिडक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स इसको या तो हम डिक्रीज इन लाइबिलिटी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक तरह से ये हमारा असेट है। ठीक है, या तो हमें ये वापस मिल जाएगा, या फिर हमारा जो लाइबिलिटी बनता है उसको कम कर देगा। इज दैट क्लियर?